A very good morning to all of you. So today's lecture is going to be all about the remaining provisions under the Uttar Pradesh Urban Buildings Regulation of Letting, Rent and Eviction Act, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोविजंस रिमेनिंग थे. बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द अलॉटमेंट अंडर रिलीज ऑर्डर, जो प्रोवाइड किया गया है आपके सेक्शन 16 के अंदर. यहाँ पर हेडिंग प्रोवाइड की गई है अलॉटमेंट एंड रिलीज ऑफ वेकेंट बिल्डिंग्स. नाउ लेट्स सी ये प्रोविजन आखिर कह क्या रहा है. तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है में बाय ऑर्डर दो चीज़ें कर सकते हैं. रिक्वायर द लैंडलॉर्ड टू लेट एनी बिल्डिंग विच इज़ और हैज़ फॉलन वेकेंट टू एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, जिसे हम क्या कहेंगे, अलॉटमेंट ऑर्डर कहेंगे. और दूसरा क्या काम वो कर सकते हैं, ही में ऑल्सो प्रोवाइड बाय ऑर्डर रिलीज द होल or any part of such building or land appurtenant thereto in favor of the landlord, जिसे हम release order कहेंगे. Now let's see कि ये allotment order आखिर contain क्या क्या चीज़ें करेगा. तो सबसे पहला ये contain करेगा the usage of building by tenant either for residential purpose और नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़. यानी जो टेनेंट है वो इस बिल्डिंग को यूज़ आखिर करने कैसे वाला है, क्या वो रेजिडेंशियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ करेगा या फिर नॉन रेजिडेंशियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ करेगा. सेकेंड है, अगर बिजनेस पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करेगा तो सारे प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स के नाम. डेट नॉट अर्लियर देन 7 days आफ्टर द डेट ऑफ द ऑर्डर एंड ऑल्सो सच अदर पार्टिकुलर्स जो उसके लिए ज़रूरी होंगे. अगला प्रोविज़न ये कहता है कि इस केस में अगर एविक्शन के लिए ऑर्डर्स हैं तो एविक्ट किया जा सकता है. बेसिकली इस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर अलॉटमेंट या रिलीज़ का जो ऑर्डर दिया गया है अंडर सेक्शन 16, उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए अगर हमें अलॉटी या लैंडलॉर्ड को पोजेशन देना है बिल्डिंग या पार्ट का, तो उसके लिए हम एविक्शन करा सकते हैं और एविक्शन के साथ साथ हम उस एविक्शन के लिए यूज़ फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर अगला प्रोविज़न ये कह सकता है कि जो ऑर्डर दिया गया है उसको रिव्यू भी किया जा सकता है. लेटर यहाँ पर एक प्रोवाइजो अटैच किया गया जो ये कहता है कि इस क्लॉज के अंदर कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन तब तक नहीं की जाएगी जब तक एविक्शन के 7 दिन बीत ना चुके हों. यानी जिस भी व्यक्ति का हमने एविक्शन कराया है उसके एविक्शन के 7 दिन के बाद ही इस क्लॉज के अंदर एप्लीकेशन एंटरटेन की जाएगी. नेक्स्ट क्लॉज टॉक्स अबाउट जहाँ पर ये डिस्कस किया गया है कि अगर डीएम को रिव्यू करने के बाद ये फील होता है कि उससे अलॉटमेंट या रिलीज ऑर्डर को सेट असाइड कर देना चाहिए या तो मॉडिफाई कर देना चाहिए, तो फिर वो उन पर्पजेज़ के लिए क्या करेगा, ही शैल पुट और कॉज टू बी पुट द एप्लीकेंट बैक इनटू द पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग इफ़ ऑलरेडी इविक्टेड. एंड उसके लिए, ऐसा करने के लिए वो फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे. फिर अगला प्रोविज़न ये कहता है कि अगर डीएम फाइंड्स that an application under 1665, that is the review of the order, to be false or frivolous, तो वो फिर उस केस में जिसने भी वो फॉल्स और फ्रिवलस एप्लीकेशन की होगी उसको स्पेशल कॉस्ट पे करने के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो बेसिकली 500 रुपये से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. अब अगला क्लॉज ये कहता है कि इस सेक्शन के अंदर जो भी ऑर्डर दिया जाएगा दैट शैल बी फाइनल अंटिल एंड अनलेस इट इज़ बीइंग अपील्ड अंडर सेक्शन 18. फिर अगला क्लॉज ये कहता है कि जो अलॉटी है ही शैल बी डीम्ड टू बिकम टेनेंट ऑफ द बिल्डिंग किन 2 डेट से, पहला या तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से या तो उस डेट से जिस डेट से वो पोजेशन ऑब्टेन कर रहे हैं. अगला क्लॉज ये कहता है कि जो डीएम है शैल ऑल्सो रिक्वायर द अलॉटी टू पे द लैंडलॉर्ड कोई भी एडवांस जो इक्विवेलेंट हो किस अमाउंट के. अगर हिल म्यूनिसिपैलिटी है तो हाफ ऑफ द ईयरली प्रिजम्पटिव रेंट, और अगर दूसरी किसी म्यूनिसिपैलिटी में है तो 1 month's प्रिजम्पटिव रेंट, जिसके फेलियर टू पे विद इन अ वीक, तो फिर वो अलॉटमेंट ऑर्डर क्या कर दिया जाएगा, रेसेंड कर दिया जाएगा. फिर यहाँ प्रिजम्पटिव रेंट से जुड़ा एक एक्सप्लेनेशन अपेंड किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो एक्सप्रेशन है प्रिजम्पटिव रेंट, दैट वुड मीन एन अमाउंट ऑफ रेंट विच द डीएम प्राइमा फेसाई कंसिडर्स रीजनेबल. और वो किन किन प्रोविजंस को ध्यान में रखेंगे, सेक्शन 2 को, 2A को और सेक्शन 9 को.
प्रोवाइजो अटैच किया गया है, जो अमाउंट डिसाइड किया जाएगा शैल नॉट बी लेस दैन द अमाउंट ऑफ रेंट विच वॉज पेएबल बाय द लास्ट टेनेंट, यानी उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर जो भी अमाउंट लास्ट टेनेंट पे कर रहे थे उससे वो अमाउंट कम नहीं होना चाहिए। फिर अगला क्लॉज ये कहता है कि नथिंग इन सेक्शन 16 क्लॉज 9 शैल बी कंस्ट्रूड to require the DM to take any evidence or hold any formal inquiry before fixing the presumptive rent of the building allotted, यानी भले ही उन्हें सेक्शन 16 की क्लॉज 9 के अंदर प्रिजम्पटिव रेंट को फिक्स करने की परमिशन दी गई है, बट उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, हम उसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि उसके अंतर्गत डीएम के पास ये पावर है कि वो किस तरह का एविडेंस कलेक्ट करें या किसी तरह की फॉर्मल इंक्वायरी करें, राइट। साथ ही साथ द अमाउंट मेंशन्ड इन द अलॉटमेंट ऑर्डर एज प्रिजम्पटिव रेंट शैल बी सब्जेक्ट टू एनी agreement in writing between the parties or to any subsequent determination of standard rent after formal inquiry under section 9। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो कहते हैं कि प्रिजम्पटिव रेंट सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में होगा जहाँ पर पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट ना हो और या तो कोई स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड ना हो, पर अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो प्रिजम्पटिव रेंट उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। प्रोवाइजो जो अटैच किया गया है वो ये कहता है कि अंटिल द प्रिजम्पटिव रेंट इज सो रिवाइज्ड बाय एन एग्रीमेंट और बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 9, जो टेनेंट है वो कंटिन्यूड रहेगा टू बी लायबल टू पे रेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिजम्पटिव रेंट स्पेसिफाइड इन द अलॉटमेंट ऑर्डर, यानी कि अगर पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है उसके रिलेशन में या कोई स्टैंडर्ड रेंट नहीं डिसाइड किया जा रहा है तो जो अलॉटमेंट ऑर्डर के अंदर प्रिजम्पटिव रेंट मेंशन किया गया है जो टेनेंट है वो वही वाला रेंट पे करते रहेंगे। नोटेबल पॉइंट यहाँ पर अटैच ये किया गया है कि कोई भी सब्सिक्वेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 9 शैल रिलेट बैक टू द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी, यानी सेक्शन 9 के अंदर अगर फ्यूचर में कोई स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड किया जाता है तो दैट वुड बी एनफोर्स्ड from the date of the commencement of the tenancy। नेक्स्ट कम्स योर सेक्शन 17 जिसके अंदर बात की गई है कंडीशंस फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑर्डर। तो यहाँ पर पहला प्रोविजन ये कहता है कि वेयर द डीएम रिसीव्स एनी इंटीमेशन अंडर सेक्शन 15 क्लॉज 1 ऑफ द वैकेंसी और द एक्सपेक्टेड वैकेंसी ऑफ द बिल्डिंग, तो और एनी अलॉटमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट बिल्डिंग शैल बी मेड और कम्युनिकेटेड टू द लैंडलॉर्ड विदिन 21 days ऑफ रिसीट ऑफ सच इंटीमेशन, यानी जब सेक्शन 15 में हमने वैकेंसी का इंटीमेशन किया तो उस वैकेंसी के इंटीमेशन के दिन से अगले 21 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट ऑर्डर उस रिस्पेक्ट में बना देना चाहिए या कम्युनिकेट कर देना चाहिए। एंड इफ नॉट डन द लैंडलॉर्ड में इंटीमेट टू द डीएम द नेम ऑफ सच पर्सन ऑफ हिज चॉइस जिसको एंड thereupon the DM shall allot the building or part in favor of that person so nominated by the landlord unless for specific or adequate reasons to be recorded, और अगर ये स्पेसिफिक रीजंस हैं तो इन दैट केस ही मे अलॉट इट टू एनी अदर पर्सन within 10 days from the receipt of the intimation of such nomination। Now there has been a proviso appended to it जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि where the landlord has made an application under section 16(1)(b) for the release of the whole or any part of the building or the land pertinent thereto in his favor, यानी जहाँ पर भी लैंडलॉर्ड ने रिलीज ऑर्डर के लिए अप्लाई किया है, said period of 21 days shall be computed from the date of decision on that application, यानी जो रिलीज ऑर्डर के ऊपर जो डिसीजन आएगा उस डेट से 21 डेज कंप्यूट किया जाएगा, और अगर रिव्यू और अपील के लिए है तो डेट ऑफ डिसीजन ऑन सच एप्लीकेशन, यानी उस रिव्यू और अपील के ऊपर जो डिसीजन आया होगा उस डेट से हम 21 डेज काउंट करेंगे। फिर अगला क्लॉज ये कहता है कि वेर अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस और रिलीज इन हिज फेवर अंडर सेक्शन 16(1)(b) फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, तो जो अलॉटमेंट है रिमेनिंग पार्ट का देयर ऑफ अंडर सेक्शन 17(1)(a) शैल बी मेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द लैंडलॉर्ड, यानी किसी बिल्डिंग का अगर कोई हिस्सा लैंडलॉर्ड के द्वारा रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या उसके फेवर में कोई रिलीज ऑर्डर दिया गया है ताकि वो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सके, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका अलॉटमेंट भी उसी व्यक्ति के फेवर में किया जाएगा जिसे लैंडलॉर्ड नॉमिनेट करेंगे। एक एक्सप्लेनेशन अपेंड किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि वेर अ बिल्डिंग इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस
joins, basically connected whether horizontally or vertically to the building sought to be allotted, and there is a common entrance or a common passage, साथ ही साथ shared sanitary conveniences और shared amenities, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन या इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है आपका वो एक्सक्लूडेड है इस परव्यू से. Then in that situation, notwithstanding that the two buildings are independently fit for residential purposes, they shall be deemed to be part of each other for this subsection. फिर सेक्शन 18 में आ जाइए, जिसमें हमने बात करी है अलॉटमेंट या रिलीज ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि नो अपील फ्रॉम एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 16 और 19 whether made before or after the commencement of this section, but any person जो aggrieved है final order से under any of the said sections may prefer a revision to the district judge, and वो रिविजन के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? विदिन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच अलॉटमेंट ऑर्डर और रिलीज ऑर्डर. और रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल करने के क्या ग्राउंड्स होंगे कि डीएम ने जो है एक्सरसाइज की है अपनी ज्यूरिडिक्शन जो उसमें लॉ के द्वारा वेस्ट नहीं की गई थी. दूसरा, डीएम हैज़ फेल्ड टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन जो उसमें वेस्ट की गई थी. लास्टली, डीएम एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन इलीगली और विथ मटीरियल इरेगुलरिटी. इन तीनों कंडीशन में आप रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगला क्लॉज ये कहता है कि जो रिवाइजिंग अथॉरिटी है वो या तो फाइनल ऑर्डर को कंफर्म करेगी या तो रिसेंड करेगी. दूसरा, या तो वो रिमांड कर देगी वो केस डीएम को रीहियर करने के लिए, और या तो फिर उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा देगी. इस क्लॉज के साथ भी एक एक्सप्लेनेशन अटैच किया गया है. यहाँ पर ये कहा है कि जो पावर है फाइनल ऑर्डर को रेसेंड करने की, इट वुड नॉट इंक्लूड द पावर टू पास एन अलॉटमेंट ऑर्डर और डायरेक्ट द पासिंग ऑफ एन अलॉटमेंट ऑर्डर इन फेवर ऑफ एनी पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द अलॉटी मेंशन्ड इन द ऑर्डर अंडर रिविजन. फिर सेक्शन 19 के अंदर री अलॉटमेंट की बात हुई है इन द इवेंट ऑफ लैंडलॉर्ड अब्यूजिंग द रिलीज ऑर्डर, यानी जहाँ पर भी बिल्डिंग या पार्ट देयर ऑफ इज रिलीज इन द फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड अंडर सेक्शन 16 और 18 ऑन द ग्राउंड इट इज रिक्वायर्ड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ हिमसेल्फ और एनी ऑफ हिज फैमिली फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट ऑफ विच ही वॉज ट्रस्टी फॉर डिमोलिशन एंड न्यू कंस्ट्रक्शन. And the landlord either puts or causes to be put in occupation any person different from the person for whose occupation it was required, or permits any such person to occupy it, or otherwise puts it to any use other than the one for which it was released. In that case, and also he omits to occupy it within 1 month or such extended period as DM allows for obtaining possession. तो फिर इन सारे सिनारियोज में जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या आपका जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो विदिन 3 months ऑफ सच एक्ट और ओमिशन एंड ऑल्सो आफ्टर गिविंग द लैंडलॉर्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड क्या कर सकते हैं? उस ऑर्डर को, उस रिलीज ऑर्डर को क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं ईदर इन होल और इन पार्ट. एंड ऑन सच ऑर्डर जो डीएम है मे ट्रीट द बिल्डिंग और द पार्ट एज वेकेंट एंड अलॉट इट एज सच.